हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक। तो कल मैंने आपको डिकार्बोक्सिलेशन बताया था, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में COH को उड़ा देना है और बाकी आर वाला पार्ट को हमें एल्केन बना देना है। तो डिकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 गैस को रिलीज होना और COH पार्ट को उड़ा देना, फिर एल्केन बनना, दैट इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 उसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म भी आपको जानना है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैकेनिज्म को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, तो उसका मैकेनिज्म कैसे ध्यान में रखना है आपको। मान लो हमने लिया R C डबल बॉन्ड O और OH लिया। ठीक है, अब हमें सोडा लाइम में सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। सोडा लाइम इसलिए बोलते हैं, इसमें हम NaOH यूज करते हैं, NaOH यूज करते हैं, CaO यूज करते हैं और हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ये यूज करते हैं तो हमारा बनता R और H और यहाँ से Na2CO3 बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेना फिर से दोबारा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या लिखना है हमें, ये R को और इस H को जोड़ देना। तो याद रखना है, जहां पर लिखो वहां लिख देना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें लिखना है। इसको इस पार्ट को उड़ा देना है, इस पार्ट को आपको उड़ा देना है। इस पार्ट को आपको उड़ा देना है, बरोबर है। तो आगे देखो, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म फिर से बता दे रहा हूं। R C डबल बॉन्ड O और ये है OH और यहाँ है बेस NaOH। ठीक है, तो ये है एसिड और ये है बेस। तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ भी होगा, लेकिन दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो एल्केन इसमें भी, इस पार्ट में भी होगा हाइड्रोजन, लेकिन दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से एसिड बेस का रिएक्शन होगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एसिड निकल जाएगा और यहाँ ONA आ जाएगा, Na आके जुड़ जाएगा। यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से OH- और ये Na+ जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इस OH ने यहाँ अटैक किया, अब इस OH ने एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये उसी समय बॉन्ड ये टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या बनेगा माइनस, और यहाँ क्या होगा प्लस जब अटैक करेगा तो, और ये हो जाएगा ONA। ठीक है, अब उसी समय एट ए टाइम, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, हालांकि एट ए टाइम क्या होगा, ये जो होगा R C और O- और ये हो जाएगा OH और ये ONA, ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाएंगे। देखो ये sp2 से sp3 बन गया ये। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होता है ये यहां से टूटता है और क्या बनता है R-, और ये टूटना इतना आसान नहीं है, यही इसका मेन प्रॉब्लम है। यही यहां से टूटता है और ये बनता है CO- और यहां जाता है प्लस। क्यों टूटेगा, तो इसका रीजन ये है कि बॉन्ड बना लेगा ये, और ये हो जाएगा ONA और ये OH, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये C पे माइनस है, अनस्टेबल है ये। तो ये तुरंत इस पे अटैक, ये तुरंत इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा ये। तो जैसी एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये RH बन के तैयार हो जाएगा, ये तुरंत इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा ये। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये ONA, और यहां पर क्या हो जाएगा O-। ठीक है, O-। अब ये O- एक प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, O-। अब यहां क्या हो जाएगा,
C डबल बॉन्ड O और यहाँ ONA है और यहाँ O माइनस है, तो यहाँ Na प्लस जुड़ जाएगा और इसको हम बोल देंगे ये Na2CO3 का स्ट्रक्चर है। देखो ये Na2CO3 का स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो मेन बना वो ये बना, हमारा जो मेन फॉर्म हुआ वो ये फॉर्म हुआ। तो यहां से यहाँ आना, सॉरी यहां से बॉन्ड को टूट के अलग होना, यही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये बहुत स्लो स्टेप में होगा। ये बॉन्ड का टूटना बहुत स्लो स्टेप में होगा और यही इसके इंटरमीडिएट में यहां बनेगा। इंटरमीडिएट में ही बनेगा। तो ये आरडीएस है, केमिकल बॉन्डिंग की तरह अगर हम देखें तो ये स्टेप भी है, ये स्टेप भी है, मतलब ये तो एक ही है, ये स्टेप भी है और ये स्टेप भी है। सबसे स्लो जो होगा तो ये स्टेप सबसे स्लो होगा और यही इसका आरडीएस होगा, इंटरमीडिएट ये बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का आप स्पीड डिसाइड करो, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करो, तो जब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ने का ही फायदा होता है कि हमें चीजें समझ में आता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो स्लो स्टेप इज आरडीएस, यही स्टेप उस रेट को डिसाइड करता है। तो आरडीएस में क्या बना, इंटरमीडिएट बना ये। तो इस पूरे रिएक्शन में अगर आर के बदले अलग अलग दे दिया जाए, क्योंकि ये आर है, आर के बदले अलग अलग दे दिया जाए, तो आप क्या डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि ये रिएक्शन कौन फास्ट होगा। तो यहां से इसको जब बॉन्ड टूटा है तो यही इसका आरडीएस है, ये स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि तोड़ने के बाद अपने आप में स्टेबल फील करेगा तभी वो जल्दी तोड़ेगा ना, और जल्दी तोड़ेगा तो जल्दी वो रिएक्शन करने भागेगा। इसका मतलब यहाँ आर को जल्दी से ब्रेक होना, यानी इंटरमीडिएट में इससे कार्बन आयन बन रहा है यहाँ। ये चीजें आप शॉर्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे कि इन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन। ये इस मैकेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आरडीएस क्या है, तो आपको आरडीएस समझ में आना चाहिए कि आरडीएस है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप भी है, ये स्टेप भी है, ये भी है, यहां से यहां भी जा रहा है, लेकिन सबसे स्लो स्टेप ये हो गया, यही तो मैकेनिज्म है इसका। और हम पढ़े केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही आरडीएस होता है, वही रेट को डिसाइड करता है। तो रेट को डिसाइड यहां से यहां वाला करेगा, रेट को यानी स्पीड को कौन डिसाइड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन डिसाइड करेगा, यहां से यहां आना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्पीड का डिटरमाइन कौन करेगा, कौन स्पीड ज्यादा होगा कौन स्पीड कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, आर माइनस, यानी यहां से यहां वही जल्दी आएगा जिसका आर माइनस क्या होगा, स्टेबल होगा। जिस रिएक्शन में आर माइनस स्टेबल होगा वही रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां जाएगा, फास्ट होगा। तो मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरमीडिएट में क्या बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर माइनस का स्टेबिलिटी को हम रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेंगे। बस इस मैकेनिज्म का दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूं, यहां पे होता है क्या, यहां से CO2 बनता है। अब ये थोड़ा सा इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, अब यहां से CO2 बनता है, तो बनता CO2 है लास्ट में, तो ये जो लास्ट में बनता R माइनस, ठीक है, ये R माइनस और ये CO2 है। तो होता ये है कि ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये यहां R माइनस बना यहां पे, तो हो सकता है कि रिएक्शन में ऐसा भी अटैक हो जाए, ये इसी पे अटैक कर दें। जब ये इस पे अटैक करेंगे, CO2 ऐसे मैं बना दे रहा हूं, CO2 ये है, अब इस पे अटैक कर दे, पार्शियल पॉजिटिव है,
अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड टूट जाएगा O माइनस और यहाँ R जुड़ जाएगा, फिर से वो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ भागने लग गया। फिर से वो रिएक्शन ये बनने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फिर से कार्बोक्सिलिक की तरफ जाने लग गया। तो ये वाला CO2 पे अटैक ना करे, ये वाला CO2 पर अटैक करके रिएक्शन कहां जाने लग जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल बैकवर्ड जाने लगेगा। तो CO2 को बनने से रोकना है हमें, नहीं तो ये अटैक मार के रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। तो यहाँ एक स्टेप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। When CO2 will form, then R minus will attack on CO2 and rate of backward reaction will be increased. To prevent rate of backward reaction, हम रिएक्शन को बैकवर्ड से रोकने के लिए यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड या एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं, ताकि ये CO2 को ऑब्जर्व करके CaCO3 बन जाता है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से बचा लेता है। तो इसीलिए रिएक्शन में NaOH का तो रोल समझ में आ गया होगा कि NaOH का रोल क्या है, लेकिन CaO का रोल हमने कल भी बोला था, एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को भी ऑब्जर्व करना है। CO2 को मतलब CO2 तो उसी में होगा ना, तो इसको ऑब्जर्व करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने से बच जाता है। इस लाइन को लिख लेना, when R minus will form, then it will attack on CO2, then product that will be formed and reaction goes to backward direction. To prevent backward direction, we use CaO lime to react with CO2 and form calcium carbonate, which prevent डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन से बचाता है उसको। तो सबका रोल समझ में आ गया, CaO का रोल समझ में आ गया, NaOH का रोल समझ में आ गया। रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग यहीं से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये Na2CO3 बनेगा, अब बाई प्रोडक्ट में भी बनेगा CaCO3, लेकिन हमारा मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज माई मेजर प्रोडक्ट RH विल बी माई मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, बाकी बाई प्रोडक्ट ये होगा, ये भी बाई प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिकार्बोक्सिलेशन में, यही सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाओगे, तो राइट डाउन क्वेश्चन। डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन, डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपको बताना है किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, और यहां लिखा हुआ NaOH और CaO, और तीसरा है हीटिंग, और यहां लिखा हुआ CH2 एक यहां और लगा देते हैं, ये सेम है। अब मुझे बताओ ए और बी में कौन रिएक्शन फास्ट देगा। मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट क्या होगा, इस पार्ट को उड़ा देना है, क्या बचा ये, इसका C इस पार्ट को उड़ा देना है, क्या बचा ये C डबल बॉन्ड C और C, प्रोडक्ट ये बना। तो प्रोडक्ट का हमें टेंशन नहीं है, हम दोनों जानते हैं, मैकेनिज्म भी जानते हैं और ये, लेकिन मैकेनिज्म का मेन यूज कहाँ करोगे आप, मैकेनिज्म जान के करोगे क्या, मैकेनिज्म जान के यही करोगे कि उसका रेट को डिटरमाइन करोगे। चलो
एक आया आंसर सिद्धार्थ का, यस। आंसर क्या होगा इसका? मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म। आखिर मैकेनिज्म का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट का आंसर समझ में आ गया ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या करना है, ये आर वाला पार्ट को लिख देना है, इसको उड़ा देना है, लिख लेना ये भी शॉर्टकट में। मैं तुम लोग से इसीलिए बोला शॉर्ट नोट्स बना के लेके चलो और अपने लैंग्वेज में लिखो। इसको उड़ा देना है, ये आर को आर एस लिखना है, इसको उड़ा देना है, आर को आर एस लिख देना है। ये हमारा प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोडक्ट बनाने में मैकेनिज्म का यहाँ कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखना है, लेकिन मैकेनिज्म का यूज कहाँ से करोगे? डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या बोला था? आर, ये आर वाला पार्ट है, आर जो है वो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा? आर माइनस। तो यहाँ आर माइनस क्या होगा? CH3 CH2 और CH2 माइनस। यहाँ आर माइनस क्या होगा? CH2, यहां पर एक ही बॉन्ड होगा ना, 2 एक 3 एक और होगा, बरोबर है? 1 2 3 4 CH और यहाँ पर CH, 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा, CH2 माइनस। ठीक है, तो यहां पर ये बना। अब मुझे बताओ इस दोनों में R माइनस, ये भी R माइनस है, ये भी R माइनस, दोनों में से R माइनस कौन ज्यादा स्टेबलाइज है? तो कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? यहां देखो रिजोनेंस में है और यहाँ लोकलाइज्ड है, यहाँ चार्ज उल्टा ये प्लस आई दे रहा है तो परेशान हो जाएगा, और ये रिजोनेंस में है और यहाँ प्लस आई है और ये क्या है? लोकलाइज्ड भी है, ये लोकलाइज्ड भी है। तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन। तो ये रिएक्शन जल्दी से इसको हटा के भागेगा रिएक्शन करने, क्योंकि ये छोड़ने के बाद अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं स्टेबल हूं, इसलिए मैं तुमको छोड़ना में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, क्योंकि छोड़ने के बाद मैं अगर स्टेबल फील करता हूं तो मुझे यहां से बॉन्ड तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी ज्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें डिटरमाइन करना है तो बी इज लार्जर देन ए, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज्म का यूज कराया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मैकेनिज्म पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप मैकेनिज्म से क्वेश्चन करो, ये नहीं कि मैकेनिज्म हम जानते हैं। इसका मैकेनिज्म जानने से नहीं होता है, मैकेनिज्म पे आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको करना पड़ता है। आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो वो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताना कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी बताना कि कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मुझे प्रोडक्ट बताना और ये भी बताना कि कौन सा रिएक्शन जो है वो सबसे फास्ट होगा। ABC, तो जल्दी से बताओ मेरे को कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, और इसका प्रोडक्ट भी बनाओ, थोड़ा फास्ट बनाओ। एक आंसर आ गया है सोहम का और वो भी करेक्ट है। तो प्रोडक्ट बना लो ज्यादा जल्दी। तो प्रोडक्ट में क्या करोगे? डायरेक्ट में क्या सीखा? अच्छा एक भी लिख लेना कि यहाँ पर क्या है तीनों रिएक्शन में, नहीं तो बाद में रिवीजन करो समझ में नहीं आएगा कि हमने रिएजेंट कौन सा लेना है। तो रिएजेंट जो है वो ये है, रिएजेंट जो है वो ये है। ठीक है, तीनों रिएक्शन का रिएजेंट है। तो क्या करना हमने आपको डायरेक्ट सिखाया है। ये वाला पार्ट क्या है? R है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, बनेगा ना। ये पार्ट टूट जाएगा, ये पार्ट तोड़ दो यहां से, सॉरी इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। COH पार्ट को उड़ा देना है, COH पार्ट को उड़ा देना है। डायरेक्ट में ही सिखाया था ना मैंने, डायरेक्ट भी सीखना है और मैकेनिज्म भी सीखना है, और यही है ऑर्गेनिक। ये हमारा प्रोडक्ट बना, इस पार्ट को हमने उड़ा दिया। उड़ा दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ लिख लो अपने लैंग्वेज में उस चीज को। तो यहाँ पे हमने उड़ा दिया, उड़ाने के बाद हमारा प्रोडक्ट ये बना। अच्छा यहाँ माइनस बनेगा, बराबर है क्या? यहाँ पर माइनस बनेगा, यहाँ कार्बन पे माइनस आएगा, ये उड़ाने के बाद कार्बन पे माइनस आएगा। हमने इंटरमीडिएट बनाया है, RH यही होगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, वही प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट में यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, हो जाएगा। अब हमने R माइनस बनाया, दिस वन इज पार्ट ऑफ R, दिस वन इज पार्ट ऑफ R। अब R में स्टेबल कौन है? तो हमने रेजोनेंस में पढ़ रखा है, ये यहाँ से खींचता है कैसे? -I की तरह, यहाँ से खींचता है कैसे? नहीं सॉरी, ये उल्टा देगा, किसके थ्रू देगा? हाइपर के थ्रू देगा, तो परेशान हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो ये इसका दोस्त है और वो भी ऑर्थो पे है, ये इसका दुश्मन है, ये कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल B, देन A, देन C। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, कार्बोनाइन कहते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हो गया कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी, तो पहला क्वेश्चन का अगर हम आंसर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? B, देन क्या होगा? B के बाद क्या होगा? A, देन C। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा यानी B, A, C। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे ही डिसाइड करेंगे जिसका, क्योंकि हमने मैकेनिज्म में जाना है, तो बिना मैकेनिज्म का समझ में नहीं आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो स्टेबिलिटी चीजें हमें कहां से समझ में आया? GOC से, कि स्टेबिलिटी किसका आया। और ये सेकंड का आंसर हम कैसे कर रहे हैं? सेकंड का आंसर मैकेनिज्म को देख के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं GOC और मैकेनिज्म दोनों क्या हो गए? मिल गए, और तब जाके क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो इसीलिए GOC का अपने आप में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनिक जो पढ़ना है, तो एक तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए, साथ में जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसको GOC से रिलेट करेगा वो, और क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, तो आप डिसाइड करके रखोगे कि इसके मैकेनिज्म में हमें क्या चेक करना पड़ता है? R माइनस का स्टेबिलिटी। इसमें लिख लोगे आप, R माइनस का स्टेबिलिटी चेक करना पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। सब अपने लैंग्वेज में एक बॉक्स बना बना के लिखा करो कि R माइनस का स्टेबिलिटी चेक करना पड़ता है किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ROR के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए R माइनस का स्टेबिलिटी चेक करना पड़ता है। मैकेनिज्म में पॉइंट निकाल के लिखो कि ये मैकेनिज्म में ये लिखना होता है, क्योंकि वो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर जो स्टेबल होगा वहीं पर उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी लिखो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे बना पाएंगे। तो यहां पर अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं GOC उसमें इंट्रोड्यूस होगा, और प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने को याद रखो पहले, उसके बाद मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाना। मैकेनिज्म से ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनाने आ जाएगा आपको, मैकेनिज्म का हर क्वेश्चन का प्रोडक्ट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बनाने चले जाएंगे हम कि यहाँ से ये होगा। मैकेनिज्म में डायरेक्ट भी याद रखना है, और नहीं याद रखोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और प्रोडक्ट बताओ कि यहां पर हमने लिया, प्रोडक्ट भी लिखना है और आपको प्रोडक्ट भी लिखना है और आपको बताना है ये बताना है कि रिएक्शन स्पीड किसका ज्यादा होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? सॉरी, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ROR डिसाइड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिसाइड करना ABC में। तो आपको प्रोडक्ट भी लिखना है और आपको ये भी बताना है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको प्रोडक्ट भी लिखना है और क्या लिखना है? इसमें बताना है ABC में कौन होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है।
क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एबीसी होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा। प्रोडक्ट में डायरेक्ट याद रखना किसको उड़ा देना है? COH पार्ट को उड़ा देना है, यही प्रोडक्ट बनेगा हमारा। प्रोडक्ट लिखना बिल्कुल आसान है। हमने बोला है कि COH पार्ट को उड़ा दो, तो आप उड़ा दो। COH पार्ट को उड़ा दो, वही प्रोडक्ट है। COH पार्ट को उड़ा दो, वही प्रोडक्ट है। COH पार्ट को उड़ा दो, वही प्रोडक्ट है। कि उड़ा दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें बन गया ये, उड़ा दो के बाद क्या बनेगा? R माइनस। यहाँ क्या बनेगा? R माइनस। यहाँ क्या बनेगा? R माइनस। ये R माइनस, ये कार्बोनाइन जो बना, ये इधर रेजोनेंस डबल सिंगल और नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, ये कंजुगेशन में है। डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन में है, यहाँ कुछ भी नहीं है, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेंगे। ये कंजुगेशन में स्टेबिलिटी किसका आएगा? तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि स्टेबिलिटी किसका होगा? कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी क्या कहाँ ज्यादा होगा? तो स्टेबिलिटी कार्बोनाइन का कौन बता रहा है? ये GOC बता रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ये GOC के थ्रू हमारा आंसर आया ABC। लेकिन अगर मैकेनिज्म हम पढ़ लिए, अब पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। क्योंकि हम अब मैकेनिज्म इस चीज का नॉलेज हमें दे दिया कि जहां R माइनस स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, तो हम GOC के पास जाएंगे और पूछेंगे कि R माइनस कहां ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन का GOC मिलके और रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलके एक क्वेश्चन तैयार किए और हमारा प्रोडक्ट आसान है बनाना। अब इसमें देखो क्या होगा, इसको हटा दो, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, यही इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाना आसान है इसका। तो COH पार्ट को उड़ा देना है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को उड़ा दो तो यहाँ R माइनस, इस पार्ट को उड़ा दो R माइनस, इस पार्ट को उड़ा दो R माइनस। अब ध्यान देना, ये देखो 3 डिग्री कार्बोनाइन है, तो ये यहाँ से CH3 देगा ना, ये तो परेशान हो जाएगा, तो दुश्मन इसके। और ये यहाँ से 2 देगा और यहाँ से देने वाला एक ही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो हम अगर बात करें स्टेबल का तो CBA, स्टेबल का भी आंसर वही आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन का भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ये प्लस I के थ्रू इसको परेशान करेगा, प्लस I के थ्रू इसको परेशान करेगा। तो कहीं ना कहीं GOC लग गया इसमें, प्लस I के थ्रू इसको परेशान करेगा। ये सब दुश्मन है इसके। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? इस पार्ट को हटा दो तो ये प्रोडक्ट बन गया, इस पार्ट को हटा दो प्रोडक्ट बन गया, इस पार्ट को हटा दो प्रोडक्ट बन गया। माइनस नहीं लिखना है, माइनस मैंने जानबूझ के लिखा है। अब हटाने के बाद ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में, ये कंजुगेशन में नहीं है। डबल सिंगल नेगेटिव और डबल सिंगल नेगेटिव, ये पूरा यहां से यहां तक रेजोनेंस हो रहा है। और कहीं एरोमेटिसिटी बना देता तो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक जगह केवल कंजुगेशन होता है, एक जगह एरोमेटिक बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा A, B और C हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर जो हो जाएगा ABC हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक मैं बता दिया फॉर्मेट कि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो कैसे GOC और कैसे इसमें GOC और कैसे मैकेनिज्म का दोनों का क्या कराएगा, रिलेशन करा के क्वेश्चन बनाएगा। तो इसीलिए GOC अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर मैकेनिज्म में GOC लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब कर लोगे इसके ऊपर। तो प्रोडक्ट बनाना, अच्छा सारे में लिखते समय लिख लेना कि सारा रिएक्शन जो है हमने क्या कराया, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन वाला है। ये नहीं कि बाद में रिवीजन करे तो कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म है हमें नहीं मालूम है, तो वहां लिख लेना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का ये मैकेनिज्म है। ठीक है, चलो आगे। तो हमारा डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, हमने क्वेश्चन भी करवा दिया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बता दिया, और R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां से क्यों टूटेगा, हर चीज का लॉजिक क्लियर हो गया। क्यों ये टूटेगा, COA का यूज क्यों करते हैं हम, NaOH का यूज क्यों करते हैं, NaOH एज ए बेस अटैक करता है। ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चन कल हमने बताया था। बीटा कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेशन,
एसिड डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन बता भी दिया था कि बीटा कीटो किसको बोलेंगे, ये प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इससे लगने वाला कार्बन अल्फा, इससे लगने वाला बीटा, ये बीटा है, ये कीटो है और ये कार्बोक्सिलिक है। ऐसे में केवल हीटिंग कर दिया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट याद रखना इस पार्ट को उड़ा देना है, इस पार्ट को, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पार्ट को आप उड़ा दोगे और यही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बीटा कार्बोक्सिलिक में, और यहाँ पर हमें NaOH और CO को यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ये केवल हाई हीटिंग कर देते हैं, ये CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान होना चाहिए। अब मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया आपसे, तो मेरे को बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। जैसे हमने पूछ लिया यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो पहले आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तो आप तो अभी मैकेनिज्म पढ़े नहीं हो, अब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको हीटिंग दे दिया जाए और वाई पूछ लिया जाएगा। तो हीटिंग दे दिया जाए और आपसे वाई पूछ लिया, तो मुझे बताओ, तो मैं इसको बता दे रहा हूं, एक्स बता दे रहा हूं, वाई आप बनाओगे। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब होता है OH अटैक करना, H2O से रिएक्शन कराना। तो H2O में दो पार्ट होता है, H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ बार बार जब हम मैकेनिज्म बाद में और करेंगे तो समझ में आ जाएगा यह पार्शियल पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये इसको अप्रोच करेगा, कहीं ना कहीं इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, बरोबर है क्या। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इस पे, इस कार्बन पे दोनों अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब बोलोगे सर यहाँ अटैक नहीं करेगा क्या, वहां नहीं, वहां करेगा लेकिन उसका फिर प्रोडक्ट सुटेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पर ये हमारा हो गया। अब यहां अटैक करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O और यहां जुड़ जाएगा H, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये O माइनस में चला जाएगा। अगर ये O माइनस में चला भी गया तो ये अगर नहीं भी अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये O माइनस में चला गया, बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर इसके साथ अटैच हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हाइड्रोजन H प्लस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट में कुछ इस तरह से बनेगा। प्रोडक्ट हमारा इस तरह से कुछ तैयार हो गया। ये नहीं टूटेगा क्योंकि रिंग टूट जाएगा इसका, ये 6 मेंबर रिंग है, यहां पे नहीं बनेगा, बरोबर है। तो हमने हाइड्रोलाइसिस करा के आपको प्रोडक्ट बना के लिख दिया। अब ये थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे जब हाइड्रोलाइसिस वगैरह तो आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। अब मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट, ये क्या तुम्हें बीटा कीटो लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये पहले बताओ मेरे को। बीटा कीटो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक है, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, इसके बाजू वाला कार्बन बीटा, ये बीटा कीटो दिखा या नहीं दिखा, बीटा कीटो है ये, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक है, इसके अल्फा और ये बीटा, तो कहीं ना कहीं बीटा कीटो बन गया है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखा जाएगा कि बीटा कीटो, अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि बीटा कीटो है, तो हमने बीटा कीटो लिख दिया। अब यहां से हीटिंग कराओ और वाई बनाओ आप। तो बीटा कीटो में वाई जब बनाना है तो क्या करना, हमने क्या करने के लिए बोला था, इस पार्ट को उड़ा दो, उड़ा दो, इस पार्ट को उड़ाओगे तो क्या होगा, ये पार्ट उड़ जाएगा, तो क्या हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, हमारा प्रोडक्ट ये तैयार हो जाएगा, ये हमारा वाई होगा और ये हमारा एक्स होगा। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट भी जानना है कि क्या हमें करना है, तो उड़ाना पहले जानना है, उड़ा दो इसको, ये CO2 बन के निकल जाएगा। तो ये हमारा वाई है, सॉरी ये एक्स है और ये वाई है। तो हाइड्रोलाइसिस तो अभी कराने आपको आता नहीं है, तो अभी वेट कर लो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड वगैरह का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैंने हाइड्रोलाइसिस करके बता दिया आपको। एक ये OH इसको अप्रोच करेगा तो ये टूट के माइनस हो जाएगा, फिर H प्लस से जुड़ के कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक, एक कार्बोक्सिलिक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं X नहीं भी देता, अगर X डायरेक्ट देता
बैक साइड से नहीं आता। मैं अगर डायरेक्ट देता x और आपसे पूछा कि हीटिंग करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता, तो आप पहचानो पहले कि हमें बीटा कीटो कैसे पहचानेंगे। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के बाजू वाला पे कीटोन, एक कार्बन, कार्बन के बाजू वाला पे कीटोन, तो ये अल्फा, अल्फा और बीटा, तो ये बीटा कीटो है। ये अल्फा और ये बीटा, तो ये बीटा कीटो है। अब बीटा कीटो में हमने हीटिंग कराया, यहाँ पर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो हीटिंग करने के बाद सर ने क्या बताया था, उस पार्ट को उड़ा देना है, उड़ा दो, प्रोडक्ट बन गया हमारा। अगर आप डायरेक्ट भी जानते हो, यहाँ मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। अब पूछो यहाँ मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं है, पहले हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी जानना है, यानी कि मैकेनिज्म ढूंढते रह जाएंगे, फिर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। मैकेनिज्म से पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, जीओसी से रिलेट करना, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना। इंटरमीडिएट में क्या बना क्या नहीं बना वो पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इस तरह से बीटा कीटो आपको पहचानना है, ये नहीं कि पहचानने ही नहीं आ रहा कि बीटा कीटो कैसे बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसका, अगर और डेप्थ में अगर हम जाएं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, हालांकि हमें उस लेवल पे पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं भी अगर मान लो जेईई मेंस एडवांस में अगर जाते हो तो इसका मैकेनिज्म भी आ जाता है। तो देख लो, मैं बता दे रहा हूं इसका मैकेनिज्म होता कैसे। ठीक है, चलो इसी को मैं बताता हूं इसका मैकेनिज्म होगा कैसे। तो इसका मैकेनिज्म ध्यान से देख लो, ज्यादा वो नहीं है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी, ये जो है सी, इसको तो आप ऐसे लिखो ओ और ये एच। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जानबूझ के, ये सी है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी है, ये सी है, और ये ओ एच, और ये मैं इधर लिख रहा हूं। ऐसा क्यों, तो इस दोनों में हाइड्रो यहां से बॉन्ड बनेगा एक। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इस दोनों में बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड क्या होगा, अब बॉन्ड बनने का अप्रोच हो रहा है, क्योंकि पार्शियल निगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव है, अभी अप्रोच हो रहा है, अभी बॉन्ड नहीं बना है, अभी अप्रोच हो रहा है। तो देखो एक रिंग भी बन गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग भी बना, 6 मेंबर रिंग भी बन गया ये। और 6 मेंबर रिंग थोड़ा स्टेबल भी होता है। 6 मेंबर रिंग बनने का भी अप्रोचिंग हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो उसी समय बॉन्ड टूट जाएगा इसका, ये इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा सब चीज। ठीक है, और यहां से ये OH है, अब इसको अच्छे से अप्रोच करेगा अभी। अब जैसे ही ये यहां से अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड अब टूटने के कगार पे हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड टूटने ही वाला है, तो यहां से इसका बॉन्ड तोड़ देंगे हम। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये जाके जो H+ निकलेगा, ये O- और यहां पर हो जाएगा, मैं इसीलिए एक स्टेप लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड टूट के O-, यहां H+ निकल गया। अब ये H+ यहां जाएगा। ठीक है, तो ये H+ यहां जाएगा, C और OH, C और डबल बॉन्ड O-, ये हमारा अभी तक प्रोडक्ट बन, मतलब एक ही स्टेप में मैं लिख देता इसको, लेकिन मैं जानबूझ के अलग अलग स्टेप लिखा हूं। एक स्टेप में कैसे लिखता, इस बॉन्ड को तोड़ता और OH यहां लगा देता और प्लस यहां लगा देता, यहां प्लस है। तो एक स्टेप में नहीं लिखे, मैं अलग अलग लिखा हूं। ये वाला टूटेगा, पहले ये टूट गया, प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये अब टूटने के कगार पे ये टूट के H+ दे दिया, H+ दिया तो यहाँ माइनस हो गया, ये H+ यहाँ जाएगा, मतलब कुल मिला के ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया है, यही हमें जानना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ नहीं, प्लस यहाँ आएगा। अब क्या होगा, अब देखो ये ऐसा क्यों हो गया, तो देखो डबल सिंगल निगेटिव क्या है, रेजोनेंस में, कंजुगेशन में है, इसीलिए ये H+ को रिलीज कर दिया है, इसीलिए वो H+ को रिलीज कर दिया था। यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिलीज होने के बाद भी ये क्या है, कंजुगेशन में है, और वो भी खासकर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में रेजोनेंस में है, तो यहाँ रेजोनेंस में है, तो इसको बनने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये डबल सिंगल डबल ये रेजोनेंस में है। बराबर है। अब देखो क्या होगा उसी समय, अब ये वाला बॉन्ड अब टूटेगा। अब यहां तक हम समझ में आ गया है, सिंपल सा यहाँ पर क्या किया है, ये बॉन्ड तोड़ के यहां लेके चला गया है और यहाँ माइनस क्रिएट हो गया है, उसको तोड़ने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल निगेटिव कंजुगेशन में है। बात करता हूं, अब बात रहा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ये बॉन्ड अब टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से सॉरी, ये बॉन्ड यहां से नहीं, यहां से क्यों टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये वाला पार्ट जिसको उड़ाना था वहां से टूटेगा। अब टूटेगा तो तुम सोचो कि यहां क्या आना चाहिए, माइनस या प्लस,
तो हम माइनस आना चाहिए, सॉरी प्लस आना चाहिए, तब ना प्लस और माइनस बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला पार्ट आर वाला पार्ट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके जाएगा? पहला बार ऐसा हो रहा है कि कार्बो एनाइन बन रहा है, मतलब इससे पहले वाला भी बना था, तो यहाँ COH और यहाँ पर C यहाँ प्लस है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे? इसको, और इसको क्या बोल देंगे? तुम प्लस ले लो। क्यों प्लस ले लो? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा और ये CO2 बन जाएगा। तो C ये प्लस माइनस मिलके क्या बन गया है? CO2 बन गया ये। तो इस पार्ट को CO2 हमने बना दिया, यानी अब यहां से सोचो, इस पार्ट को हमने क्या बना दिया? CO2 बना दिया। इसलिए बोला इसको उड़ा दो, यही उड़ के यहां बना हुआ है, ये पार्ट CO2 बन गया है। अब हम विचार करते हैं इस पे। अब ये हमारा हो गया, ये C और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये OH आपको याद होगा टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म यहां से जीरो से इंटर कर गया, डबल बॉन्ड पे OH टोटोमर्स करा देंगे टोटोमिज्म। तो सबसे टोटोमिज्म का आसान तरीका बता रहा हूं, कैसे पहचानोगे? डबल बॉन्ड पे OH अगर आ जाएगा तो सोचो लो टोटोमिज्म करवाना है। क्या क्या कैसे करवाएंगे? डबल बॉन्ड को यहां लगा देना, हाइड्रोजन यहां लगा देना, सिंपल सा है, बराबर है क्या? बार बार वो रिपीट चीज नहीं हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो टोटोमिज्म कैसे करवाएंगे। सिंपल सा है, ये डबल बॉन्ड यहां लगा दो, हाइड्रोजन को यहां लगा दो, हो गया हमारा। या रेजोनेंस करवा दो, इसको हटाओ, H को रेजोनेंस करवा दो, डबल बॉन्ड बनवा दो, यहाँ पे आ जाएगा। तो आफ्टर टोटोमिज्म क्या बन गया हमारा? ये देखो प्रोडक्ट बना के नहीं बना ये वाला, और ये CO2 यहां बन गया। सिंपल तरीके से क्या सोचना है कि ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इसके पास जाएगा, देखो कैसे बता रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक रिंग बनेगा। अच्छा रिएक्शन क्यों बन रहा है? एक तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो यहां पर इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब तुम्हें केमिकल डायनेमिक्स में पढ़ाया हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। गैप जितना ही कम होगा उतना ही वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ एक्टिवेशन रिंग बनने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, कम होने से रिएक्शन आगे प्रोसीड होता चला जाता है। जब ये इसको ट्रांसफर मारता है अपना H+, ये यहां से हाइड्रोजन उड़ के यहां चला गया, उड़ के चला गया, ये माइनस और ये माइनस, तब उसी समय क्या होगा? ये यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस समझ में आ गया था ना? ये रेजोनेंस में ये होगा भी। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा। यही इस रिएक्शन का यहां से यहां आना इज नोन एज RDS, क्योंकि बनना बहुत जल्दी तय नहीं होगा, दैट इज RDS। यही RDS है और यही रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपसे बोला जाए कि बीटा कीटो एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करो, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करो, तो आप क्या डिसाइड करोगे? ये जो R वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, R ये वाला पार्ट, यानी C, या मैं R लिख दूं, RC डबल बॉन्ड हो, और यहाँ R माइनस लिख दूं या R डैश माइनस लिख दूं, ये वाला पार्ट स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल होगा तभी रिएक्शन वो फास्ट जाएगा करने, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये RDS है इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि माइनस बन रहा है यहाँ पे और कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड टूटता भी है, यहाँ तो टूटता भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, इस मैकेनिज्म को लिख लो, ये JEE मेंस एडवांस वगैरह में आते हैं सब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मैकेनिज्म से क्या लेना देना है। तो मैकेनिज्म में CO2 डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद रखना है, मैकेनिज्म याद रहा तो और बेटर है आपके लिए, आपको थॉट बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूं इसको, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीटा कीटो पहचानने की भी कोशिश करना है, नहीं कि रिएक्शन में आ गया बीटा कीटो पहचान में नहीं आ रहा है। तो जहां कीटोन और कार्बोक्सिलिक साथ में आए, मतलब बीटा पे, तो सोचना ये रिएक्शन क्या है, तो पहले पहचानना भी है। क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम रिएजेंट का फंक्शन नहीं पहचान पाते, हम उस ग्रुप को नहीं पहचान पाते कि बीटा कीटो भी है, हमारा ये काम करना भी है। तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करने के बाद तब ध्यान करो कि इसमें क्या हम फंक्शन करते हैं। तो बीटा कीटो कैसे, उसमें CO2 को कैसे उड़ाते हैं, किसको उड़ाना है, तो हमें हर चीज से लेके आना है। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको उसमें बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको एक बताया था और कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, जब एक ही ग्रुप पे दो कार्बोक्सिलिक हो जाए। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ जेम
डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ जेम, इसको जेम बोला जाता है, जेम कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब COH, एक ही कार्बन पे 2 OH कार्बोक्सिलिक रहेगा तो उसको जेम बोला जाता है। हमने बोला था इस क्वेश्चन में भी हीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक को हटाना है, दूसरे को नहीं हटाना है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, दूसरा वाला CO2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट भी यही बनेगा, दोनों सेम है। अब ऑर्गेनिक यही भूलवाता है, ये और ये दोनों सेम है। देखो कैसे, ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट, ये दोनों सेम है। इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये पार्ट को उड़ा देना है। किस पार्ट को उड़ा दोगे, ये पूरा COH को उड़ा दोगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को उड़ा देना आपको। उड़ाओगे तो क्या बनेगा, उड़ाओगे तो क्या बनेगा ये, तो यहां पर इस पार्ट को उड़ा देना है और ये बन जाएगा। अब इसमें हमें मैकेनिज्म जानना है, तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा इसका। मैकेनिज्म भी उसी तरह से होगा, देखो यहां से OH और यहां पर अब मैं थोड़ा सा इसको उसी तरह से लिख रहा हूं, इस OH को यहां लिख दे रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस दोनों में अप्रोच होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मैं सब एक ही बार बोल रहा हूं। अब बॉन्ड का टूटना, ये O- बनना, ये H+ का यहां जाना, OH बनना और यहां पर प्लस आना। अब देखो ये रेजोनेंस में भी हो गया, सब मैं क्या एक ही साथ बोल दिया। ये बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड को टूटना माइनस और यहां प्लस, ये टूट के माइनस और प्लस, ये यहां गया, ये माइनस आया, ये प्लस और माइनस में बॉन्ड बना, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, वही जो पहला रिएक्शन था यहीं से टूटेगा ये, और यहाँ पर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो यहाँ से R- वाला कंडीशन आ गया। तो यहाँ से ये हो गया, ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये बॉन्ड बन जाएगा और ये OH है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा CO- डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा OH। तो देखो यहाँ से अब क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड पे OH, ये टोटोमेरिज्म करवा देंगे, ये इनोल फॉर्म है ये। अब इसको कीटो फॉर्म में लाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो ये कीटो फॉर्म में आ गया। यही तो प्रोडक्ट था हमारा, था या नहीं था। एक छूट गया कहीं पर, OH। ठीक है, तो ये इनोल फॉर्म में आ गया, तो ये इसका मैकेनिज्म है। बरोबर है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो जो मैकेनिज्म हमने जेम के लिए बताया, वही मैकेनिज्म किसके लिए था, बीटा कीटो के लिए था। ठीक है, अब मुझे एक प्रोडक्ट बनाओ। अब हमने आपको बीटा कीटो ही पढ़ाया, अब मुझे एक प्रोडक्ट बना के दिखाओ। ये COH के लिए है, COH के लिए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ, और एक क्वेश्चन जो है इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ। ठीक है, तो पहले पहचानो उसको कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है वो रिएक्टेंट में। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, R- IDS है,
वह लिख लेना, आर माइनस इज आरडीएस। आर माइनस क्या है? आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बीच में आर माइनस बन रहा है, कार्बोनाइन बन रहा था इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में क्या बना? आर माइनस कार्बोनाइन। और ये क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल, सॉरी स्टेबिलिटी जहां होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ, यहां पर केवल हीटिंग दिया हुआ है, केवल हीटिंग दिया है, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से क्या होगा? तो इसका प्रोडक्ट बताओ। तो ये जेम है, ये दोनों OH को उड़ा देना है, सॉरी एक OH को उड़ा देना है। यही जेम बोलता है ना कि एक OH को उड़ा दो, दूसरा OH को छोड़ दो। क्यों? तो अभी अभी दिखाया हमने क्यों। क्यों दूसरा OH नहीं उड़े, COH नहीं उड़ेगा? उसका रीजन मैकेनिज्म में समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या है? ये अल्फा है और ये बीटा है, ये बीटा कीटो वाला है। तो बीटा कीटो में किसको उड़ा देना है? इसको उड़ा देना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ए और बी समझ में आ गया। ये बीटा कीटो वाला है, ये बीटा कीटो वाला है, और ये जेम वाला है। तो जेम वाला समझ में आ गया होगा, एक को उड़ाना है। बीटा कीटो वाला इसको उड़ा देना है। बीटा कीटो में इसको उड़ा देना है, बीटा कीटो में इसको उड़ा देना है, जेम वाला में एक को उड़ाना है। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? सी में। अब सबसे प्रॉब्लम सी में आएगा। क्यों? इसको जेम बोले या बीटा कीटो बोले? क्योंकि ये दोनों को मिला के मैंने दे दिया है, ये जेम को भी मिला दिया और बीटा को भी मिला दिया। तो यहां बीटा कीटो भी है, बीटा कीटो भी है और जेम भी है। तो सी क्वेश्चन में बीटा कीटो और जेम दोनों हो गया है। तो यहां से क्या होगा? तो किसको हम किसके ढंग से माने? तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम जेम की तरह मानते हैं। तो जेम की तरह अगर मानेंगे, हम पहले जेम की तरह बनाते हैं। तो इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। तो उड़ाने के बाद क्या बना हमारा? ये। तो मान लो बीच में एक्स दिया हुआ है, तो जेम को उड़ा देते हैं तो ये बनता हमारा। नहीं तो अगर हम बीटा कीटो ही बोलते तो एक ही उड़ाते, तो ये हमारा बन गया। अब ये हमारा फिर से बीटा कीटो बन गया। नहीं तो ऐसा करो, ये एक बार बीटा कीटो, फिर दो बार बीटा कीटो, दो बार बीटा कीटो बनेगा। अगर जेम नहीं भी तुम वो कर पा रहे हो कि जेम है, तो एक बार बीटा कीटो ले लो, बीटा कीटो ले लो इसको। अब बीटा कीटो लोगे तो इसको उड़ा दो, तो इसको उड़ा दिए तो ये फिर बन गया, फिर ये बीटा कीटो बन गया, फिर ये बीटा कीटो बन गया। अब फिर से इसको उड़ा दो, क्योंकि दो बार बीटा कीटो बन रहा है, एक बार नहीं बन रहा। तो हो सकता है रिएक्शन में दो बार बीटा कीटो बन जाए और हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया जाए। हो सकता है दो बार बीटा कीटो बनता हुआ नजर आए, दो बार बीटा कीटो बनता हुआ नजर आए। एक बार बना यहाँ पे तो ये बना और एक बार ये बना। तो हो सकता है क्वेश्चन में दो बार बीटा कीटो बनता हुआ नजर आए। समझ में आ गया? चलो, तो अभी 5 मिनट के अंदर तुम्हें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूं मैं। लास्ट अगर कोल्बे बता देता हूं तो हमारा ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा कि हमने एल्केन, आपको एल्केन का प्रिपरेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो एल्केन का प्रिपरेशन में लास्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बचा हुआ, तो उसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा मैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हेडिंग डाल लो, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट डाउन कर लो। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब यहां ध्यान देना,
यहां पर ये हमने CH3COONA एसिड सॉल्ट लिया हमने। एक जब एसिड और सॉल्ट मिलेगा तो बीच में ही बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CH3COOH होगा और NaOH होगा। दोनों एक एसिड और बेस मिलके क्या बनेंगे, सोडियम एसीटेट बनेगा। अब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा। पहले पानी में डालेंगे तो ये पार्शियल दोनों प्लस और माइनस ब्रेक हो जाएगा। ये कहाँ डिपोजिट होगा, तो ये माइनस है तो ये एनोड पे डिपोजिट होगा, और ये कहाँ डिपोजिट होगा, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो एनोड पे हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पे क्या हो गया, रिडक्शन। अब ध्यान दो यहां ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O और O माइनस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां दो दो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा O रेडिकल। जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, वन इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा। अब टूटेगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर रेडिकल ही बनेगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चले जाएंगे, और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल। तो ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। तो ये CO2 बन गया। और ये रेडिकल अब क्या करेगा, ये रेडिकल अब कंटेनर में बहुत सारे रेडिकल होंगे ऐसे, ये टकराएगा दूसरे रेडिकल से, ये दूसरे रेडिकल से टकराएगा और क्या बन जाएगा, ये अगर मैं यहां पर R लिख दूं तो RR बन जाएगा। तो ये CH3 और CH3 ये बन गया। अगर मैं यहां R लिख दूं तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, RR बनेगा। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखना। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए, इस पार्ट पे ध्यान देना है। इस पार्ट पे, ये पार्ट हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रेडिकल बना, रेडिकल बना, ये फिर से बॉन्ड टूटा, यही इसका आरडीएस है, यही इसका आरडीएस है। यहां से यहां जाना आरडीएस है। ये टूटा, यहां रेडिकल बना, अब रेडिकल रेडिकल मिलके RR बन जाएंगे और ये CO2 बन जाएगा, यानी RR बन जाएगा। कोई डाउट है इसके ऊपर, कल क्वेश्चन में कल करवाता हूं। ओके, थैंक्स टू ऑल।